नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मुख्तार अंसारी ने अपनी पूरी जान लगा दी, उसकी पैरोकारी करने वालों ने अपनी पूरी ऊर्जा खपा दी, लेकिन मुख्तार को उस धरती पर लाने से रोक नहीं पाए जहां उसने अपने जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया था। मुख्तार अब उत्तर प्रदेश की सरहद में है और उस सफर पर है जहां से उसे सीधे बांदा जेल जाना होगा। जेल का खाना ही खाना होगा। इस हाई प्रोफाइल माफिया को कैद का एहसास होगा। वो मुख्तार अंसारी जिस पर 52 मुकदमे दर्ज हैं, कई हत्याओं के आरोप हैं, जिसके खिलाफ लोग गवाही देने से कतराते हैं, उस मुख्तार के गुनाहों का हिसाब आखिर कब होगा, यह भी सवाल है। यूपी सरकार ने मुख्तार को यूपी लाने का काम तो कर दिया, लेकिन उसका पूरा हिसाब कब किया जाएगा, इसका जवाब, इसका उत्तर आज यूपी मांग रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उस काफिले की तस्वीरें, जो काफिला बांदा की ओर जा रहा है, वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें एक पेट्रोल पंप की हैं। मुख्तार अंसारी की यही एम्बुलेंस है। इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी सवार है और पेट्रोल पंप पर यह काफिला इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यहां पर सभी गाड़ियों में डीजल की रिफ्यूलिंग हो रही है। यानी कि लंबा सफर है और लंबे सफर में एक बार जो ईंधन है उसको दोबारा भरा जा रहा है। जो ईंधन की कमी गाड़ियों में हुई है उसको फिर से पूरा किया जा रहा है और यहां से अब ये गाड़ियां रवाना हो जाएंगी। ये जो क्षेत्र है ये गौतम बुद्ध नगर का है और गौतम बुद्ध नगर के एरिया में, इस इलाके में एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त यह काफिला कुछ देर के लिए रोका गया है और पुलिस की टीम, आप देखिए, चारों तरफ से इस गाड़ी को घेरा गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस में है और मुख्तार को अब बांदा की तरफ ले जाया जाएगा। स्पेशल कमांडो, विशेष जवान इस टुकड़ी में रखे गए हैं, जिस टुकड़ी को यह काम सौंपा गया है कि वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में लेकर आए, बांदा जेल तक पहुंचाएं। चुस्त और दुरुस्त ये पुलिसकर्मी, विशेष जवानों को यह काम सौंपा गया और जो अधिकारी हैं वो इस चीज की मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे हैं, इन्हें लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं, एक फिट एंड फाइन टीम को लीड भी कर रहे हैं। और यहां जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये पेट्रोल पंप की तस्वीर है। पुलिस की मौजूदगी इस एम्बुलेंस के चारों तरफ है और ये बता रही है कि इसके अंदर पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर आई है और उसे बांदा तक पहुंचाना है। अब यह काफिला रवाना हो रहा है डीजल की रिफ्यूलिंग के बाद और इसे आगे लेकर जाया जाएगा। तो यह तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए हम आपको यह भी बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश की सरहद में है। कुछ देर के बाद उसे बांदा पहुंचाया जाएगा और बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और वहां के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग लखनऊ के हेडक्वार्टर में की जा रही है। तो ये सुरक्षा के जो उपाय हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं और इस बात से आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस एम्बुलेंस के अंदर जो शख्स बैठा हुआ है वो कितना खतरनाक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को कितने एहतियात और कितने इंतजामों के साथ उसे ले जाना पड़ रहा है, ये भी इस बात की बानगी है कि मुख्तार अंसारी को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस सतर्क है और पुलिस किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रही है। और ये सुरक्षा घेरा पंजाब से जब से मुख्तार अंसारी को हैंडओवर लिया है तब से लगातार मुख्तार अंसारी के आगे पीछे ये गाड़ियां चल रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अलका राय जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। अलका राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और
सुब्रत त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत त्रिपाठी जी आपका। सबसे पहले अलका राय जी, प्रश्न आपसे है। आपको इंतजार था, उत्तर प्रदेश के लोगों का इंतजार था, उन लोगों को खास तौर पर जिनके साथ मुख्तार अंसारी ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया कि उन्हें सोचकर, उन्हें याद करके लोग सिहर जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें इंतजार था कि वो उत्तर प्रदेश की सरहद में लाया जाए। अब खबर यह कि वो उत्तर प्रदेश आ चुका है, बांदा जेल पहुंचने का इंतजार है। आप क्या कहेंगी? कुछ मत करो। हेलो जी, हेलो, आवाज मिल रही है अलका जी आपको? जी नहीं। आप मुझे सुन पा रही हैं अलका जी? अरे हाथ मत हिलाओ। लगता है कि अलका जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम ये कनेक्शन ठीक करते हैं। मनोज मिश्रा जी, आपके सामने अब क्या क्या चुनौती है? क्योंकि एक तो जो तिकड़म लगाई जा रही थी, जो परेशानी थी कानूनी तौर पर, वो पूरी की। जो पुलिस की प्रक्रिया थी वो भी लगभग आप पूरी करने वाले हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे? देखिए, ये तो कानून तय करेगा कि इसके आगे क्या होगा, लेकिन सरकार के फ्रंट पर और समाज के फ्रंट पर दो बातें कहना चाहता हूं। मतलब समाज में पहली बार ये देखा कि राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो अपने 60-70 सालों तक देश में कब्जे में काबिज रहा, वो दल खुलकर किस तरह अपराधी की वकालत करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। ये संकेत ये सिद्ध करता है कि अभी भी जब इतना 21वीं सदी चल रही है, 2021 चल रहा है, जब आईटी, सोशल मीडिया और मीडिया इतना पावरफुल है, तब इस तरह की निर्लज्जतापूर्ण बर्ताव देश के मानस में पहुंच जाना वास्तव में ये एक संकेत देता है कि अपराधीकरण अभी राजनीति से बहुत दूर नहीं हुआ। और कांग्रेस जैसा दल, पुराना दल, जिसकी एक परंपरा रही है राजनीतिक, उसका ये आचरण निश्चित तौर पर निंदनीय है और लोगों को कष्ट देता है। एक संकेत तो पूरे देश में, प्रदेश में ये गया। दूसरी बात कानून की बात है, तो आप ये देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था में लाया जा रहा। 100 से अधिक जवान है, कई गाड़ियां आपकी, हम वो देख रहे थे अभी रिपोर्टें जी। कई चैनलों के से ये संदेश मिल रहा। मनोज जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, कुछ वजह से आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम फिर वापस लौट कर आएंगे। उससे पहले हम सुब्रत त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। त्रिपाठी जी, ये जो देख रहे हैं आप चारों तरफ से सिक्योरिटी कवर, ये तो बताता है कि मुख्तार अंसारी को लेकर कितनी सचेत है उत्तर प्रदेश की पुलिस, कितनी सतर्क है। जो अधिकारियों से आदेश मिले होंगे उसको जवान पूरी तरह से निभा रहे हैं। जो अफसर हैं, इस टीम को लीड कर रहे हैं, वो अपनी पूरी सतर्कता और पूरा अनुभव इसमें दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूपी लाने से जो पुराने हिसाब हैं मुख्तार अंसारी के, जो जल्दी होने चाहिए, जिन मामलों में जल्दी सुनवाई होकर सजा होनी चाहिए, वो जल्द से जल्द हो सकेंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, प्रश्न है कि जो आज का स्ट्रक्चर है वह कितना इफेक्टिव है। जी, आज का स्ट्रक्चर यह है कि माननीय योगी जी के सत्ता में इतने साल आने के बाद भी हर साल मुख्तार अंसारी के परिवार के अवैध लाइसेंसों के अस्त्रों का नवीनीकरण होता रहा और वे उनके पास पड़े रहे। अब जाकर के वे कैंसिल हुए हैं। इसके पहले जो लाइसेंस बने और जिन लोगों ने उनको बनवाए रखा, उन आईएएस और आईपीएस अफसरों में से किसी एक को भी घर नहीं भेजा जा सका। केवल अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों को डेडवुड बना के भेजा गया, जो किसी मुख्यमंत्री पर मुकदमा लिखाने की हिमाकत किए थे जी। और जिन लोगों ने इन असलहों को बनाया, जिन लोगों ने लाइसेंस दिए, ये जानते हुए कितना बड़ा आपराधिक इतिहास है, चाहे वे विकास दुबे के हों, चाहे मुख्तार अंसारी के हों, चाहे अतीक अहमद के हों, जितने दोषी माफिया हैं सबके घर लाइसेंसी हथियारों की बाढ़ है। और उन हथियारों को जिसने बनाया
उसकी जिम्मेदारी 1 घंटे में कोई सरकार चाहे तय हो सकती है कि भाई किसके कार्यकाल में हथियार बने, किसके कार्यकाल में रिन्यू हुए, ये क्यों नहीं हुए, एक्टिव गुंडा सूची में इनका काम क्यों नहीं है, इनको ऊपर रास्ता क्यों नहीं लगा, इनके ऊपर और एक्ट क्यों नहीं लगे। फिर जो मुकदमे पहले चल रहे थे, आखिर पहली बार तो ये आ नहीं रहे हैं, पहले भी यूपी में थे, जिन मुकदमों में ये छूटे क्या उनमें एक्विटल रिपोर्ट इफेक्टिव बनी कि आखिर ये क्यों छूटे। क्या कृष्णानंद राय जी के मुकदमे की कदम पर डेट की कोई समीक्षा रिपोर्ट जनता के सामने लाई गई कि ये मुकदमा किस आधार पर छोड़ा गया जी। क्या पर्याप्त साक्ष्य जो कि प्रदर्शित हो सकते थे क्या वे भी कोर्ट के सामने प्रदर्शित हुए या नहीं हुए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कम से कम जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर जो मुकदमे मुख्तार अंसारी के छूटे और इसी सरकार में छूटे, वे मुकदमे आखिर क्यों छूटे, उसके लिए कौन दोषी है। अगर साक्ष्य समय से नहीं पेश हुआ, अगर इतने दिन तक मुकदमा लटका रहा, अगर एक्सपेडाइट नहीं हुआ और अगर गवाह मान लीजिए कुछ हॉस्टाइल हो गए हों, तो क्या यह दावे के साथ कोई कह सकता है कि जैसे कि जो हथियार नहीं बनने चाहिए थे वे हथियार बनते रहे, रिन्यूअल होता रहा, वैसे ही क्या सारे गवाह समय से पेश किए गए। क्या पुलिस के ये बड़ा प्रश्न और गंभीर प्रश्न है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब जनता को देना होगा। कौन से लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते रहते हैं? आगे कुछ मुख्तार अंसारी की जो मदद वही है, नौकरशाही वही है, माफ कीजिएगा जी। ठीक, आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही प्रश्न आप उठा रहे हैं। जिन लोगों ने उन अवैध बिल्डिंगों को बनाया, वरना जिन लोगों ने उन अवैध ऐसे माफियाओं के लिए सर्वाइव करना, उनके कैरियर को कब ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। मैं अलका राय जी की तरफ जाता हूं। अलका राय जी, भाई अलका राय जी, आपको आवाज मिल रही है? मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की सरहद के अंदर आ गया है, आप क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? जी, आज मुख्तार रोपड़ जेल से बाहर लाया गया सुरक्षा सिक्योरिटी के माध्यम से, और कोर्ट का धन्यवाद तो देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी अपने योगी जी को और भाजपा सरकार को कि आज योगी जी के चलते मुख्तार उत्तर प्रदेश आ रहा है। जितने भी केस मुकदमे उसका है वो उत्तर प्रदेश में है, 40-45 मुकदमे उसका होगा उत्तर प्रदेश में। तो लोगों को काफी दिन से इंतजार है, क्योंकि बाकी सरकार में किसी को कोई न्याय नहीं मिल पाया था। जितने मुकदमे हैं 40-45, आज योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। लोगों की अपेक्षा है कि भाजपा की सरकार में और योगी जी के नेतृत्व में हमको आज न्याय मिल सकता है। लोगों का गुहार है। मैं विधायक हूँ, अपने क्षेत्र में जाती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ। जनता का एक, हमारे क्षेत्र की जनता का एक हमारे साथ अपील था कि विधायक जी आप तो अपनी आवाज को उठाइए और न्यायालय के लिए न्याय के तहत जी मुख्तार ऐसे अपराधी को उसको सजा मिलनी चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। आज मैं उसी आवाज को रखी हूँ और कोर्ट के माध्यम से वो आया है रोपड़ जेल से बाहर। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितनी भी केस मुकदमे हैं, जितने पेंडिंग पड़ी है, लोगों को न्याय मिले। ठीक, आप भी चाहती हैं और वो लोग भी जाहिर है जो 52 मुकदमों में पीड़ित हैं वो भी ये चाहते होंगे कि इंसाफ तो उनके साथ भी होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अब मैं मनोज मिश्रा जी, जो सुब्रत त्रिपाठी जी प्रश्न उठा रहे थे कि सिस्टम के लोग उन लोगों का चिन्हीकरण क्यों नहीं करते हैं जो धीरे धीरे इनका संरक्षण करने की कोशिश करते हैं। अभी एम्बुलेंस वाला मामला भी आया, उसमें भी आपके लोग जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। एक डॉक्टर अलका राय हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, तो उनको क्यों नहीं निकालते आप? देखिए जी राम मोहन जी, ये बात सही है कि जो अपराधी तत्व हैं ये पिछली सरकारों में सिस्टम का फायदा उठाते रहे, और योगी जी ने जब उत्तर प्रदेश में शपथ ली थी तो ये शपथ ली थी कि 0 टॉलरेंस अपराध के प्रति और 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति। ये पहली शपथ योगी जी की थी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए। दूसरी बात अभी देखिए कि आप कितनी, अगर योगी सरकार पूरी सामर्थ्य न लगा देती, पूरी ताकत न लगा देती, कानून की लड़ाई न हुई होती,
तो मुख्तार अंसारी आज भी पंजाब की जेल में बिल्कुल दामाद की तरह रह रहा होता और पूरी सरकार उसके चरणों पे पड़ी होती कांग्रेस की। ये योगी सरकार की ही ताकत है कि उसे उत्तर प्रदेश लाया गया। तीसरी चीज आप देखिए कि मेरे एक अभियोजन पक्ष के जो एसपीओ और उससे बड़े जो अधिकारी होते हैं जो सरकारी मुकदमे लड़ते हैं पुलिस के, वो उन्होंने बताया कि अब योगी सरकार ये देख रही है कितने मुकदमे लड़े गए, कितने जीते गए, कितने हारे गए। तो जो ज्यादा हारा है, जो एसपीओ या पीओ जो होते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आप इतने मुकदमे क्यों हारे, आपकी जरूरत क्या है इस सरकार को। तो ये भी एक प्रश्न योगी सरकार ने एक सर्विलांस बिठा रहा है, एक जांच कर रहा है और जिससे परिणाम आएंगे। चौथी चीज ये कह रहा है कि आप ये देखिए कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था का कितना अच्छा वो हुआ कि अपराधी गले में तख्ती डाल के बुढ़ाना में दोनों हाथ ऊपर किए कहता है कि मैं सरेंडर करूंगा, मुझे सरेंडर करवा दिए, मैं अपराध छोड़ दूंगा। आप ये बोलिए मैं सब्जी बेच लूंगा, मैं होटल चला लूंगा, लेकिन मैं अपराध नहीं करूंगा। ये परसेप्शन जो है देश में जाना चाहिए और इसी का परिणाम है कि मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी जिसके इशारे पर जेल में बैठकर सरकारें हिल जाती थी, वो अपराधी आप देखिए मऊ दंगे का एक वीडियो किसी ने आज मुझे भेजा कि दंगा हो रहा है, पुलिस की जीप सामने से आ रही, इधर मुख्तार जिप्सी से जा रहा है और दोनों आमना सामना होते हैं और पुलिस वाले साइड से निकल जाते हैं। मऊ दंगे का वो वीडियो है। आप ये बताइए कि जिसका इतना हनक रही हो मऊ और पूर्वांचल के कई जिलों में, जो कृष्णानंद राय जी की हत्या में खुले तौर पर शामिल रहा हो और जिसके ऊपर 52 मुकदमे चल रहे हो, उस अपराधी को डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करेगा और जेल की सलाखों से जहां तक जितनी सजा कानून देगा वो सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। ये आप कह रहे हैं। मैं आपसे एक ये सवाल पूछता हूं कि पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, लेकिन उत्तर प्रदेश की अदालतें थोड़ी मनोज मिश्रा जी बंद थी। आपको अगर कन्विक्शन किसी चीज में कराना है तो हो सकता है कि अड़चने आए, लेकिन फिर भी यहां पर तो आप स्पीड में ला सकते हैं, यहां पे तो चीजें तेजी से ला सकते हैं। या मुख्तार जब बांदा की जेल में बंद होगा तभी आप लोग तेजी ला पाएंगे। देखिए आप ये देखिए राममोहन जी, सरकार केवल कानून की लड़ाई लड़ सकती है, तय नहीं कर सकती कि कोर्ट को क्या करना है और ये कोर्ट के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन सरकार इतना कर सकती है कि जो सरकारी वकील होते हैं जिनको अभियोजन पक्ष कहते हैं, वो तेजी से कार्रवाई करे, उनकी जवाबदेही तय हो। तो योगी सरकार ने ये किया है। मुझे जानकारी मिली है, एक व्यक्ति मेरा परिचित है, उसने बताया है कि ये देखा जा रहा है कि जो इस तरह के एसपीओ होते हैं, इनने कितने मुकदमे लड़े, कितने जीते, कितने हारे, कितने में लापरवाही बरती और इस आधार पे इनका अन्य चीजें तय होगी भविष्य में। तो ये जवाबदेही तय करने की प्रश्न है और इसी जवाबदेही में मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी आ जाएंगे, इनके केस भी आ जाएंगे। ठीक, उमाशंकर पांडे जी, आप क्या समझते हैं, कुछ रफ्तार बढ़ेगी? उत्तर प्रदेश आ रहा है, मुख्तार अंसारी सरहद में आ चुका है, बांदा जेल पहुंचने वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी समझती है कि यहां से उत्तर प्रदेश के पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा, मुख्तार का हिसाब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वही करेगी जो उसको चुनाव में फायदा दिलाने के लिए मुफीद होगा। आज मुख्तार अंसारी का प्रकरण इसलिए सुर्खियों में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा सुर्खियों में था बिहार चुनाव के पहले। अगर इनके अंदर जरा भी नैतिकता होती मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की, तो यह पहले ही हो चुका होता। कृष्णानंद राय जी की हत्या 2005 में हुई थी। तब से मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती जी और 4 साल योगी जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर सजा दिलाने की मंशा होती तो 4 साल से तो हैं योगी जी मुख्यमंत्री, क्यों नहीं सजा दिला लिए? अब कितना टाइम बचा है योगी जी के पास? 5-6 महीने, उसमें वो सजा दिलाए। ये ढोंग इनसे कहिए बंद करें। दूसरा एक शब्द यूज किया मनोज मिश्रा जी ने, दामाद, बड़ा अच्छा शब्द है। दामाद और भाजपा का चोली दामन का साथ है राममोहन जी। याद करिए, अगर फरवरी 2019 में मुख्तार अंसारी पंजाब गए और इन्होंने उनको दामाद कहा है तो ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, 2014 से 2019 तक 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के अंडर में मुख्तार अंसारी जेल में रहे हैं।
तो इनके तो 2.5 गुना दामाद हैं। अच्छा, दामाद का इनका और बड़ा रिश्ता है। कुछ आतंकवादियों को ये कांधार छोड़ने ले गए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार बना लिए थे, उनको दामाद बना लिए थे। अशोक सिंघल जी दिवंगत नेता, मैं ज्यादा आपकी डिबेट को डेविएट नहीं करना चाहता, लेकिन सिंघल से लेके मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज चौधरी किसके दामाद हैं वो भी ये चैनल पे खुलासा कर दें। मैं डेविएट नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी इतना दोगलापन, इतना दोहरा चरित्र लाती कहां से है, ये मैं आपके दर्शकों को जरूर बताऊंगा। एक तरफ कृष्णानंद राय जी के हत्या के मामले में ये ढोंग कर रहे हैं, 4 साल तक चुप रहे, अंतिम साल में ढोंग कर रहे हैं। लेकिन राम मोहन जी, मेरी बात पूरी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ये देखिएगा, राम मोहन जी ये दिखाइए, ये इनके पुलिस उपायुक्त वाराणसी का पत्र है, जिसमें एक मामले में कृष्णानंद राय के बाद का जो मामला था, वाराणसी से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, ध्यान से देखिएगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय राय जी 2 बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार एमएलए रह चुके हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था मुख्तार अंसारी, जिसमें मुख्य अभियुक्त है अजय राय के बड़े भाई की हत्या के मामले में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था इन ढोंगियों ने हटा ली। यहां तक कि जिसका वो पेमेंट करते थे अजय राय जी, यहां तक कि जो उनका व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस था उसको भी इन्होंने हटा लिया। मुख्तार अंसारी उसमें अभियुक्त है, राममोहन शर्मा जी, उनके अजय राय की हत्या। ये दोहरा चरित्र इतना लाते कहां से हो भाजपा के लोगों? एक तरफ मुख्तार अंसारी को आप बिल्कुल इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो चुनावी फायदे के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। दूसरी तरफ अजय राय के भाई की हत्या में मुख्तार अंसारी मुख्य अभियुक्त है। बहुत से सवाल हैं उमाशंकर पांडे जी, जिनका जवाब आपको भी चाहिए और बहुत से सवाल मेरे पास भी हैं जिनका जवाब मुझे भी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधे हम रुक कर रहे हैं मनोज मिश्रा जी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज मिश्रा जी। बहुत से सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उसमें एक ये भी है कि चुनाव की वजह से आप लोग मुख्तार अंसारी को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हमसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उमाकांत जी, एक तो ये व्यक्तिगत आरोप लगाने लगते हैं, जबकि बहस पार्टी पर हो रही है और उस पर हो रही है। इनकी खींच है, कारण है ये, इन्होंने अजय राय का उदाहरण दिया कि अजय राय की भाई की हत्या में मुख्तार अंसारी शामिल है। चलिए मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं और आरोपी है। तो ये बताइए कि कांग्रेस फिर अपने ही प्रत्याशी के भाई की हत्या में शामिल व्यक्ति का बचाव क्यों कर रही है? भाई अगर अपने ही प्रत्याशी के भाई की हत्या के आरोपी का बचाव करना क्या सिद्ध करता है? एक मंत्री जो कांग्रेस का है, रंधावा उत्तर प्रदेश आता है, परिवारीजनों से मिलता है, कौन सी डील करता है? आप ये बताइए, सोनिया जी जिन्होंने कहा था सलमान खुर्शीद ने कि बटाला हाउस कांड वाले जो जिनकी काउंटर हुआ था, उन आतंकवादियों को देख के आंसू निकल आए थे, ये ऐसा क्यों करते हैं? संजरपुर में दिग्विजय सिंह गए थे, ऐसा क्यों करते हैं? और मैंने इनको एक कहावत कही थी कि दामादों की तरह बर्ताव करना, ये कहावत है और इन्होंने नाम लेके कहा। मैं भी अगर इनके लोगों का नाम ले दूं तो मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा कि प्रियंका गांधी जी संगम स्नान करी, लेटे हुए हनुमान जी के पैर छुए, लेकिन अपने दादा की कब्र पे नहीं गई, 2 किलोमीटर दूर क्यों नहीं गई? ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। आप जो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं उससे पहले ये सोचा करिए, दौड़ा के हटाना चाहती है। हम हट जाएंगे। लोकतंत्र में छोड़ा है क्या? लोकतंत्र में हटने को तैयार है, लेकिन वो यादव हो, किसी को छोड़ा आपने क्या? कानपुर में क्या किया आपने? उसके बाद सहारनपुर में क्या किया आपने? क्या किया पुणे में? क्या किया आपने? 3 पर आपके राज्य में आप ये सोचते हैं क्या? भारतीय जनता, आप ये बताइए, भाई की हत्या में शामिल आरोपी को कांग्रेस क्यों बचाना चाहती है? इस बात का आप जवाब दे दीजिए।
केवल इतना बता दीजिए कि आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी के भाई की हत्या के आरोपी को बचा रहे हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? सच बात ये है कि इनका आतंकियों से, इनका अपराधियों से, इनका इन लोगों से, भ्रष्टाचारियों को तो संरक्षण देने की आदत रही है, और उस आदत के चलते कांग्रेस के लोग जनता की नजरों में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5 विधायक थे, 3 रह गए, और 3 की इंतजार कर रहे हैं कि कब विधानसभा चुनाव घोषित हो, हम कांग्रेस छोड़ के कहीं जाए। आप ये बताइए, जो अपराधी आपके दल का नहीं है, आतंकवादी जो अपराधी है, जिसका सुब्रत त्रिपाठी जी के पास में चलते हैं। आप देखिए, सुब्रत त्रिपाठी जी, इस पूरे एपिसोड में आप पंजाब पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को पेशी पर ले जाया गया, वो एक दिन के बाद लावारिस हालत में एक ढाबे के किनारे मिलती है। देखिए, ऐसा है, पंजाब पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, पुलिस राज्य सरकार के अधीन है, और जैसा राजा चाहता है वैसी पुलिस करती है जी। चेतक घोड़ा राणा प्रताप के इशारे पर चलता है जी। वही पुलिस सब कुछ कर सकती है, जो कुछ करना चाहती है करती भी है, लेकिन जैसा और जिस समय उसे जैसा निर्देश होता है वैसा वह करती है। न पुलिस अच्छी है न बुरी है, पुलिस एक राइफल रिवॉल्वर की तरह एक हथियार है, वह जिसके हाथ में है यह उसके आचरण की समीक्षा है, न कि पुलिस की समीक्षा है, क्योंकि पुलिस का अफसर कोई मनमाना करके जिंदा नहीं रह सकता है, और न जिंदा है, और बाकी सबका आचरण, सबका कुछ देखा गया है, सुना गया है, समझा गया है। सब लोगों ने देखा है कि 1000 IAS IPS अफसर हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से अच्छे पदों के लिए, महत्वपूर्ण पदों के लिए जिन 200 नामों का चयन आदरणीय मायावती जी ने किया, न जाने उनमें क्या ऐसे गुण भरे थे कि 90% उसमें अखिलेश जी के कार्यकाल में रह गए, केवल मुलायम सिंह के कार्यकाल वाले केवल 10% लोग आ पाए, और उन्हीं 200 में से 80-90% आज भी वर्तमान हैं। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता के कार्यकाल में जो अधिकारी अच्छे पदों थे, उसमें से 20% रह पा रहे हैं। किस मानदंड पर, किस योग्यता पर मायावती जी ने उन 200 वरिष्ठ योग्य IAS IPS का 1000 में से सिलेक्शन किया था कि बाकी 800 कूड़ेदान की तरफ फेंक दिए गए हर सरकार द्वारा? इसको, इस बात पर सब में एक मत है, सब लोग एक मत है जी कि वही 200 सर्वोत्कृष्ट अधिकारी हैं, वही सबको अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं, इसका जवाब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, मुंह से मैं कहना नहीं चाहता। 200 ही जब अच्छे लग रहे हैं, बाकी 800 कूड़े के ढेर में लगभग 150 के बीच में चपक जाते हैं, फिर वापस फेंक दिए जाते हैं, घूम टहल के वही 200 यहाँ से वहाँ रहते हैं। अब काम उन्हीं को करना है, काम उन्हीं को करना है, चाहे सरकार कोई बदल जाए जी। इसलिए प्रायोरिटीज वही रहती हैं। इस सरकार में भी कृष्णानंद राय जी का मुकदमा छूटता है, मुकदमे अगर फाइनलाइज भी होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज भी जो मशीनरी है वह मशीनरी अगर इस सरकार में भी कृष्णानंद राय जी के केस में सही पैरवी नहीं कर पाती है, सारे साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर पाती है, मैं कहता हूं किसी में हिम्मत हो तो व्हाइट पेपर इस पर लावे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किन खामियों से कृष्णानंद राय जी का मुकदमा छूटा था। मेरा चैलेंज है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर सर्वदलीय मांग सारे पत्रकार, ये खोजी पत्रकार खाली इस पर जुट जाए कि आखिर कृष्णानंद जी राय का मुकदमा क्यों और किस कारण छूटा था। मैं अपने मुंह से कह करके खामखा में एक कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता हूं अधिकारियों के लिए, जिनकी की गपशप को मैंने आज द रिकॉर्ड सुना है, लेकिन अगर खाली आपका तजुर्बा बड़ा है और आपकी कौन से साक्ष्य थे जो मानता हूं अलका राय जी के पास यही जो अवेलेबल थे जो नहीं हुए। अलका राय जी, अब आपको कोई उम्मीद इसमें क्या ऐसी बात है, ओपन रिकॉर्ड है कि क्यों आखिर मुकदमा छूटा, इस पर डेट दर डेट का क्यों कौन गवाह नहीं आए, क्यों नहीं आए, खामी रही, इसके लिए तब कोई उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को जिम्मेदार मानती हैं आप? कहां खामी रह गई आपके केस में? और जो कृष्णानंद राय की केस में बचा पाया वो बाकी केस जी लंबे तौर से मैंने केस मुकदमा 2005 में घटना के बाद आज 16 साल हो गया।
लंबे समय से चलने की वजह से काफी लोगों को तो ये लोग मरवा दिए, कुछ लोगों को डरा धमका करके गवाही से लोग नकर गए, कुछ पैसे पर बिक गए। इस तरह का इन लोगों का प्रभाव था। ये मुख्तार ने अपने जो भी इसका प्रक्रिया रहा है, हत्या करना, मरवाना और लोगों को डराना धमकाना, इसकी वजह से सारी केसें हम लोग केस हार गए। नहीं तो गवाही हुई होती। कानून का जो प्रक्रिया है कि लोग गवाही सही ढंग से होता है तभी लोगों को न्याय मिलता है। लंबे समय से चलने की वजह से हमको लगता है कि सभी गवाहों को मरवा दिए और अपना कुछ गवाहों को डरा धमका करके कुछ गवाहों को पैसा रुपया के बल पर ये लोग खरीद लिए थे। इसी से हम लोग इस केस को हार गए जी। ये लोग, इन लोगों का उत्तर प्रदेश में जिस तरह का व्यवहार रहा है, माने सरकारी संरक्षण मिला है, तो सपा की सरकार थी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में तांडव किए हैं, हत्या पर हत्या करते गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस हत्या से पूरा उत्तर प्रदेश, माने गाजीपुर जिला को तो स्थिति एकदम खराब हो गई थी। मुख्तार के नाम से बच्चा डरता था। मऊ में जो घटना किए थे, जिप्सी के बोनट पर बैठ करके खुलेआम राइफल चला रहे हैं, उसमें कितने यादवों का हत्या हुआ था। सभी यादवों का बेल्टा उसी तरह टंगा हुआ था और कितने यादव मरे थे। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। आज टीवी के माध्यम से पूरा प्रदेश देखा था, देश देखा था, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिला अब तक में। इनका अपराधीकरण बढ़ता गया। तो मुझे यही कहना है कि आज योगी जी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है, लोगों के मन में ये अपेक्षा करके बैठे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, इसीलिए न्याय का गुहार लोग लगा रहे हैं। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, कोई सरकार कहां अपनी जिम्मेदारी मानती है? बीएसपी के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, वो टिकट दे देते हैं मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं को। वो एक दूसरी तरफ आप देखेंगे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव की सरकार गुजर गई, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। ये सरकार कह रही है कि इसमें हम तो सजा दिलाई रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। आपकी पंजाब की सरकार है, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती। कोई अपनी जिम्मेदारी कहां मानता है? क्यों? सबने मिलकर संरक्षण दे रखा है और सब संरक्षण देते हैं, तब तो अब तक ये लोग फल फूल रहे हैं, जेल में बैठ के चुनाव जीत जाते हैं। और जब जेल में पंजाब में आते हैं तो एक ऐसी एम्बुलेंस से इनको लेकर चल देते हैं आप लोग, जो एक दिन के बाद आपको लावारिस हालत में मिलती है। कौन उसको चला रहा था, कौन उसको लेकर आया, कितने लोग जेल में डाल दिए पंजाब के लोगों ने। ठीक है राम मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो सुब्रत त्रिपाठी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के कारण ईमानदारी बची है। जिस ईमानदारी के साथ आपने पूरी बात को सामने रखा है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। इस तरीके की सच बोलने वाले जो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, जैसा कि आपने खुद वर्णित किया है कि या तो सभी सरकारों ने जो आई हैं उनको हाशिए पर रखा है या तमाम सारे अधिकारियों को किनारे कर दिया गया, ये सच्चाई है। और अब मैं जिक्र करता हूं उस बात का जो पीड़ा अलका राय जी नहीं व्यक्त कर पाई है, मैं व्यक्त करता हूं। कई बार डिबेट पे हम उसको कह पाए। 2019 में जब सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी किया, तो राम मोहन जी टिप्पणी क्या थी? भारद्वाज जी जो जज थे, उन्होंने कहा कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के गवाहों को सुरक्षा देने के लिए जो कानून था उसका अगर पालन किया गया होता। मैं बहन अलका राय जी का ध्यान जरूर चाहूंगा, आप उस पूरे केस में रही हैं। आपके कहने पर यह केस ट्रांसफर हुआ था दिल्ली में 2013 में, और आपको यह जजमेंट अच्छी तरीके से याद होगा क्योंकि तब आपने सरकार की निंदा भी की थी कि सरकार की लचर पैरवी के कारण मुख्तार अंसारी बरी हुए। आपके स्टेटमेंट थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। 2019 में जब वो छूटे तो जज ने जो टिप्पणी की वो मैं जिक्र कर रहा था कि अगर गवाहों को 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से सुरक्षा दिया गया होता तो गवाह ना तो मुकरते, ना तो मारे जाते, और
शायद दूध का दूध पानी का पानी पहले ही हो गया होता। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि मुख्तार अंसारी दोषी हैं कि नहीं है, वो अदालत का मामला है और कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, जो जज की टिप्पणी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी जी की लचर पैरवी के कारण अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जिनकी कस्टडी में मुख्तार अंसारी 2014 के बाद थे, उनकी लचर पैरवी के कारण हर बात में तो सीबीआई का कान मरोड़ देते हैं अमित शाह जी। इस मामले में कैसे चूक गए, ये सब पूरा देश पूरा प्रदेश समझता है और अलका राय जी भी ये समझती हैं। और मुझे वो रिश्ता बता दे मनोज मिश्रा जी, क्या कहलाता है कि डॉक्टर अलका राय जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, एम्बुलेंस कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी की नेता मुख्तार अंसारी के लोगों से एम्बुलेंस लिया और उन्हीं के पेपर पर यह एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में निकाली गई। 6 साल तक ये एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सड़कों पे चलती रही, जैसा कि मीडिया की खबरों से आ रहा है। फिर गलती किसकी है मनोज मिश्रा जी? 6 साल तो एम्बुलेंस आपकी सड़क पे चलता रहा। और जो मुझे खबर मिली है कि जब कभी उत्तर प्रदेश की असेंबली में मुख्तार अंसारी आते थे तो इसी एम्बुलेंस से आते थे। इसकी जवाबदेही कौन है जिम्मेदार इसका? आप जवाब देंगे इसका? जब असेंबली में आते थे तब जवाब देंगे? तब 4 प्रश्न है मेरे। एक तरफ अजय राय के ऊपर से आप उनकी सुरक्षा हटाते हो, ये अभी आदेश दिया, ये देखिए मेरे पास लेटर है आपके। अजय राय जी की कहां तकलीफ सुनते हैं आप लोग? जो प्रश्न आपसे पूछा गया उस एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मुख्य अभियुक्त है, वो कौन लोग थे जो एम्बुलेंस देते हैं और एम्बुलेंस वाले एम्बुलेंस खड़ी करके फरार हो जाते हैं? उस पर कोई उत्तर नहीं है। कहां से लाते हैं? अपने संरक्षण पे उत्तर नहीं देंगे, दूसरे पे प्रश्न पूछेंगे, ये सवाल है। एक तरफ भेज देते हो, आप दूसरे से पांडे जी जवाब चाहते हैं तो अपने जवाबों से क्यों भागते हैं? दूसरी तरफ बहन अलका राय को धोखा देते हो। उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, आप दूसरे से उत्तर चाहते हैं लेकिन अपना उत्तर क्यों नहीं देते हैं? मेरा सीधा सवाल है। आपकी हर बार शिकायत रहती है मैं बोलने नहीं देता हूं, आपको आज पूरा बोलने दिया मैंने, लेकिन अपना उत्तर नहीं देंगे तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा प्रश्न। संतुष्ट हूं राम मोहन जी, मैं आपसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं, लेकिन मैं आपसे नहीं हूं, आप उत्तर ही नहीं दे रहे अपनी बात का। आपसे बिल्कुल संतुष्ट हूं और मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं। पत्रकारिता धर्म को निभाया है, मैं कह रहा हूं आपसे, आपको धन्यवाद दे रहा हूं मैं, लेकिन विनम्रता से पूछ रहा हूं कि आपने मेरे सवाल का उत्तर ही नहीं दिया। मैंने कहा था कि हर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और दूसरी सरकारों से जिम्मेदारी मांगती है कि आपकी होनी चाहिए। तो पंजाब की पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी, पंजाब की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? ठीक है, देखिए आपके प्रश्न में ही उत्तर है राम मोहन जी। मुझे लगता है आपके दर्शक इस बात को जरूर समझते हैं। अगर पंजाब सरकार, ये देखिए मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको उत्तर प्रदेश सौंपा जाए। अगर यही पैरोकारी जो अब तुषार मेहता ने किया, हम लोगों के इतने दबाव के बाद, आप लोगों के द्वारा इस प्रकरण को उठाने के बाद, जब योगी सरकार की जो सवाल पूछा फिर स्किप कर रहे हैं, सीबीआई कोर्ट से पहले ही छूट गए थे, तो पहले ही मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश एक रंगदारी के मामले में जा चुके होते, लेकिन 25-26 महीने लग गए आपको चार्जशीट फाइल करने में। पैरोकारी लचर थी असल में, उत्तर प्रदेश की पैरोकारी लचर थी कि पंजाब की बहुत जबरदस्त थी। ये क्यों नहीं बताते आप? संबंध है। मैंने फिर कहा कि अशोक दवे तो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार नहीं है। के मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब सौंपा गया था और उसमें कोई वो वहां टहलने पिकनिक पे नहीं गए थे। पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी ये यूपी 41 नंबर की एम्बुलेंस में क्या कर रहे थे? वो ट्रांसफर लेके वहां ले गई थी। वो एक दिन बाद ही जैसी खबर चली कि ये फर्जी है, वो लावारिस हो गई, उसका कोई माई बाप नहीं रहा उस एम्बुलेंस का। नहीं, राम मोहन जी एक बार आप मनोज जी से पूछिए। नहीं, देखिए यही तकाजा है। आप स्किप कर देते हैं ना सवाल को, उस बात का उत्तर ही नहीं दे रहे आप कि वो किसने दे दी जेल के अंदर बैठे हुए लोगों को। मैं वही कह रहा, देखिए तो इसका मतलब दिखता है ना कि सांठगांठ है। मान लीजिए इनकी भी है, हमारी भी है, सबकी है, सबकी चलती है जिसकी जहां जरूरत पड़ती है। 2013 से देखिए हम पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करके चल रही थी, इसलिए जो उत्तर प्रदेश की बाराबंकी यूपी 41 नंबर की एम्बुलेंस वहां गई, उत्तर प्रदेश की पंजाब सरकार ने पेपर हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि ये वाली एम्बुलेंस दे दें आप, हुई हो, लेकिन
लेकिन उस एम्बुलेंस से इतना मासूम मत बनिए, न पुलिस के नियमों को समझिए। उत्तर प्रदेश हर पुलिस के नियम सख्त होते हैं, हर जेल मैनुअल सख्त होते हैं। इतना आसान मत समझिए कि हमने भरोसा कर लिया कि चूंकि यूपी से आई है तो एकदम पवित्र होगी अखिलेश यादव और जी की चलेगी। क्या जिम्मेदारी थी? तो वही तो हमने पूछा कि सब अपनी जिम्मेदारी से भागते। मनोज मिश्रा जी, आखिर आज मनोज मिश्रा जी, राम मोहन जी, आखिर आज इनको अपने ही नेता पर FIR क्यों दर्ज करवानी पड़ी? जब हर तरीके से फंस गए तो डॉक्टर अलका राय पर मुकदमा ठीक है, मनोज क्यों मिश्रा दर्ज जी। करवाना पड़ा? जी, जी। बताएं इसकी जिम्मेदारी बताएं। मनोज मिश्रा जी बोलिए। देखिए, ये लगातार ऐसी ध्वनि दे रहे हैं कि हम बचाएंगे, तुम्हें जो करना है तो कर लो। पंजाब सरकार का बिगाड़ना है बिगाड़ लो, सोनिया जी का बिगाड़ना है बिगाड़ लो, प्रियंका जी का बिगाड़ना है बिगाड़ लो। बात कर रहे हैं आप, उल्टी बात। आप तर्कों का जवाब दे दीजिए। आप तर्कों का जवाब करिए। 6 साल वो एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में चलती रही, और अब मान लीजिए जब भी वो एम्बुलेंस वहां पकड़ी गई, 6 साल उत्तर प्रदेश में चलती रही, आपने फर्जी तरीके से उसको निकाला, क्यों नहीं जांच की आपने? जो मुकदमा आज दर्ज हुआ वो पहले क्यों नहीं दर्ज हुआ? स्पष्टता के साथ उसका बचाव करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहली ध्वनि ये जा रही है। अरे चुप रहिए, आप क्या बचाव करेंगे? आप हर समय चुनाव लड़ने के मोड में रहते हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो कोई भी मामला हो। मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई या उसका यूपी रहना या पंजाब रहना, वो कैसे बीजेपी को वोट दे देगा? क्या आपका हिसाब किताब है पांडे जी? वो कैसे बीजेपी को वोट दे देगा, चाहे यूपी रहे चाहे पंजाब रहे? एक अपराधी है। आप ये बताइए, पंजाब सरकार का जो पार्टी किसी भी अपराधी के साथ खड़ी नहीं है और ना कभी खड़ी हो सकती है। हमने अपराध का साथ कभी नहीं दिया है। ये तो ये लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी बात यही है कि अगर संरक्षण न हो अपराधी को तो उसका टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वो चाहे सिस्टम के अधिकारी हों, चाहे IPS हों, चाहे IAS हों, या फिर बड़े बड़े राजनेता। अगर वो संरक्षण ना हो तो कोई भी अपराधी टिक नहीं सकता। आपको वो कानपुर वाला बिकरू कांड याद होगा कि जिसमें पुलिस को चुनौती दी, फिर पुलिस ने क्या किया, वो सबके सामने है। तो सब कुछ जब सामने है और सब कुछ सारे अपराध की घटनाएं सामने हैं, फिर आखिर क्यों संरक्षण बार बार दिया जाता है अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए? यह बड़ा सवाल है। ये उत्तर प्रदेश की जनता लगातार पूछती रहेगी। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।